नमस्कार दोस्तों। रिजल्ट सीजन ऑन है और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं तीन स्टॉक की। और तीन स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक और एलएनटी फाइनेंस। तीनों के रिजल्ट आ चुके हैं। तो पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसा स्टॉक जो रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट है, लेकिन समहाउ पिछले 1.5 साल से ने इसने रिजल्ट उस तरह से नहीं दे जितना एक्सपेक्टेशन था। और उसके काफी सारे रीजंस है। अगर आप देखो, वो 90 के आसपास चला गया, अभी वो काफी नीचे है, अपने हाई से 34% नीचे है। और उसके सम ऑफ द रीजन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो एमएफआई लैंडिंग बुक है, वहां उनको बड़ा प्रोविजन क्रिएट करना पड़ रहा है। इवन इस बार भी अगर हम लोग बात करें तो इस बार भी काफी हद तक उनको प्रोविजन वहां क्रिएट करना पड़ा। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विच दे आर हैविंग। भी ऑलमोस्ट अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट 1450 करोड़ का प्रोविजनिंग है, जो लास्ट ईयर 730 का आसपास करोड़ का था। सो इट्स अ बिग प्रोविजन। अब ये जो एमएफआई की तलवार है वो ऐसे लटकी हुई है कि जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगी तब तक ये स्टॉक का पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रॉफिटेबिलिटी ये एमएफआई लोन बुक से काफी इम्पैक्ट हो, यही होता है। देखिए, बैंकिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप किसको लोन देते हो, किस तरह किस कहते हैं ना क्लास को लोन देते हो। एमएफआई लोन की बात करें तो हर एक को, आप पूना वाले लो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ले लो, आज हम लोग बात करने जाए आरबीएल बैंक, उन सब में भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सब के वजह से, और इवन छोटे छोटे जीवन स्मॉल फाइनेंस से लेके सबको, तो ये जब भी इन्फ्लेशन ज्यादा होता है और जब थोड़ी भी इनकम डाउन होती है तब इन सब बैंक्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। और यही चीज हो रही है अभी इन सब की वजह से। तो एक तो सबसे बड़ा जो मेन कल्प्रिट है एमएफआई लोन बुक। और इनके देखो, उनका मैनेजमेंट ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे हमेशा प्रॉब्लम मैनेजमेंट से रहा है यहाँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। उनका अगर आप देखो तो जिस तरह से ना वो गाइडेंस देते, तो इतना बड़ा गाइडेंस देते कि हम लोग आरओई इतना अटेंड करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उस तरह से रिजल्ट कभी भी उसके आसपास घूमता नहीं है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग विद द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ कोर्स गिर गया है काफी, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन ओवरऑल प्रॉब्लम है कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी हायर है। ओपेक्स है ना 12% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। एंड दैट इज द पॉइंट यू हैव टू कंसिडर, क्योंकि अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंट्रोल में होना चाहिए। सो वहां भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो दिख रहा है। और फ्यूचर में अगर ये एमएफआई स्लीपेजेस अगर कंट्रोल में नहीं आए तो उनका फाइनेंशियल ईयर 26 का भी प्रॉफिट इंपैक्ट आएगा ही आएगा। सो वो देखना है कि किस तरह से ये लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। मैनेजमेंट बोलते कुछ है लेकिन आता कुछ है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और मुझे हमेशा ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हमेशा क्वेश्चन है कि ये कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा, और मेरा आंसर यही होता है कि भाई मुझे भी पता नहीं, क्योंकि रिजल्ट इतने अच्छे आ नहीं रही है। मार्जिन प्रेशर, कॉस्ट प्रेशर, वो सब तो रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे इसलिए आप देखो लार्ज कैप बैंक्स या आप देखो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इतनी बड़ी लोन बुक के होने से भी उनको रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि उनको पता है कहाँ लोन देनी है। और क्या होता है कि इट इज वेरी इजी टू गिव लोन ऑन ग्रो फास्टर, लेकिन उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके प्रॉफिटेबिलिटी में आता है अगर आप उसको सस्टेन प्रॉपरली नहीं कर पाते। सो एग्जीक्यूशन रिस्क हमेशा ज्यादा रहता है इन सब बैंक्स में। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। कभी भी आप ऐसे सब बैंक्स में रखो, मैनेजमेंट बोल रहे हैं लेकिन क्या मैनेजमेंट के हिसाब से आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैनेजमेंट क्या बोल रही है यहाँ से जाके, तो मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि भाई हमारा कोर पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, आगे जाके माइक्रो फाइनेंस के जो इशू है वो आइसोलेटेड, आगे जाके वो एड्रेस होंगे, ये सब तो बातें चल ही रहे। और बोल रहे हैं कि भाई 20% लोन बुक को ग्रोथ करके आगे जाके लोन ग्रोथ होगी, वो भी बोल रहे 20+, और फ्रेश इक्विटी भी वो इशू करने वाली टू स्ट्रेंथन द बैलेंस शीट। ये सब बातें आ रही है अभी। लेकिन मार्केट हमेशा यही देखेगा कि क्या ये रियली में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। आरओए काफी नीचे है अभी भी कंपेयर टू, अगर आप देखो तो आरओए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जैसे आपको देखना चाहिए। तो इसका ट्रेलिंग आरओए कितना है, 0.47। ओके, सो विच इज वेरी वेरी लो कंपेयर टू आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। आई 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 जैसे एचडीएफसी बैंक 1.7 है, आईसीआईसीआई बैंक 2.18 है, तो आप देखो कितना कम है। और वही प्रॉब्लम आ रही है, ये 1 के ऊपर भी नहीं जा रहा है, वो कब जाएगा, दैट इज द इश्यू विथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जब तक ये सस्टेनेबल प्रॉफिट नहीं देगा तब तक ये स्टॉक में प्रॉब्लम रहेगी। एंड दैट इज व्हाट इन क्रक्स आई वांटेड टू टेल यू। सो मेरे हिसाब से शुड यू बाय और नॉट, वेल मेरा तो यहाँ एक ही चीज है कि
अनलेस अनलेस मुझे 2-3 क्वार्टर सस्टेनेबल प्रॉफिट नहीं दिखेंगे, प्लस मार्केट एक्सपेक्टेशन बीटिंग प्रॉफिट, यू कैन अवॉइड दिस। और अगेन अगेन इट जस्ट अ सजेशन, आप खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आई विल अवॉइड बिकॉज इनका सस्टेनेबल प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा है। चले दूसरा बैंक की बात करते हैं, वो है आरबीएल बैंक, उसका ही भाई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आरबीएल बैंक। इसका भी आपको पता है कि अपने टॉप से ऑलमोस्ट, ये भी ऑलमोस्ट 26% डाउन है। ऐसे तो ओवरऑल ओवरऑल तो 72% डाउन है, लेकिन सॉरी 72% डाउन है, काफी नीचे है मार्केट। क्या होता है कि वो हम लोग ये मैंने देखा है कि मार्केट में लोगों को लगता है कि स्टॉक गिर गया है, चलो ले लेते हैं लेकिन अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो स्टॉक गिरा ही होगा ना, गिरता ही रहेगा। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ये कितने सालों से एक ही रेंज में घूम रहा है, ओके, और वो रेंज में इसलिए नहीं तोड़ पा रहा है कि उसका सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं है। हमेशा रहता है कि भाई इस बार आरबीएल बैंक परफॉर्म करे इस बार, लेकिन उस तरह से परफॉर्म है, रिजल्ट थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है कंपेयर टू आज 6% अब भी है, लेकिन तो भी स्टिल दैट कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर, स्टिल दिस कॉन्फिडेंस, एंड दे हैव टू give this type of result again and again and again to bring that market confidence। अगर आरबीएल बैंक की भी बात करें तो उनका भी एमएफआई लैंडिंग में ही सबसे बड़ा इशू हुआ है। अगर देखो तो ना ऑलमोस्ट उन्होंने भी डबल प्रोविजन किया है, 80% जो पैट गिरा उसमें डबल प्रोविजन 785 करोड़ का उन्होंने प्रोविजन कंपेयर टू 400 करोड़ ईयर ऑन ईयर, सो ऑलमोस्ट डबल है। नीम कॉम्प्रेशन है 4.89 कंपेयर टू 5.45 ईयर ऑन ईयर, सो वहां भी नीम का कॉम्प्रेशन है। सो लॉट मेनी थिंग्स विच इज गोइंग अगेंस्ट आरबीएल बैंक। अगेन लोन बुक 10% का ईयर ऑन ईयर है, स्लिप कासा रेशियो उनका ऑलमोस्ट 34% पे चला गया है। सो ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन एक फ्यूचर में अगर आप बोले कि कभी क्या पॉजिटिव, तो हाँ भाई उनका धीरे धीरे माइक्रो फाइनेंस बुक का वो क्लीन अप चल रहा है, और बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 26 में वो क्लीन अप हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज, ओके। और सिक्योर्ड रिटेल लैंडिंग पे वो लोग फोकस करने वाले हैं, लेकिन वही है कि रिजल्ट में अगर आप लोन ग्रोथ अभी एक्सेलरेट नहीं होगा, वो मे बी H2 26 से एक्सेलरेट होगा। एंड अनसिक्योर्ड लोन इन्होंने जो भी दिए वहां थोड़ा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। अगेन डिपॉजिट ग्रोथ एंड ऑल दैट वो काफी हद तक बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कंसिस्टेंटली आरओए 1% के ऊपर आना चाहिए, तब जाके मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर हमने आरओए की बात करूं तो उनका भी 0.7 ऑलमोस्ट कितना है 0.49 है। अब वहां भी यही दिक्कत है कि आरओए काफी कम है, और रिटर्न ऑन एसेट तो वहां 1% के ऊपर जाएगा ना तो लोगों का कॉन्फिडेंस है। सेम विथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेम विथ आरबीएल बैंक। हाँ, आप ये सब बैंक्स क्या है खेल सकते हो कि चलो नीचे आया थोड़ा ले लो फिर वापस ऊपर जाके बेचो, तो वो बात अलग है, लेकिन आप बोलोगे इज इट ए कंपाउंडिंग मशीन, आज 6% बढ़ा उसके बेस पे आप ले नहीं सकते। दैट इज द प्रॉब्लम विथ ऑल दिस बैंक्स। इनका आरओसी देखो 4% होता है, इवन 4-6% आरओसी है, तो बहुत कम है। मेन आरओई देखना पड़ता है, 4% के आसपास है, सो विच इज नॉट सो ग्रेट, ओके। सो यहाँ से आपको लगेगा यार दोनों स्टॉक, आरबीएल बैंक भी अंडर वैल्यूड है, काफी अंडर वैल्यूड है, आरओए भी बहुत कम है, सस्ते में मिल रहा है, तो फिर क्या यहाँ से ले सकते हैं? वेल एट द एंड ऑफ द डे दैट इज योर कॉल, बट आई विल ऑलवेज लुक फॉर सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि देखो बैंकिंग ऐसी जगह है ना कि कोई भी अनसिक्योर लोन भी अगर बर्स्ट हो गई तो बड़ा प्रॉब्लम है। एमएफआई लैंडिंग भी आप देख सकते हैं इन सब बैंक्स को कितना प्रॉब्लम क्रिएट किया इन द पास्ट। So you have to understand what type of loan book they have and how they are able to control that, क्योंकि बैंक एक अलग ही बॉल गेम है, वहां थोड़ा भी अगर एनपीए आ गया ना आपकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी वाइप ऑफ हो सकती है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विथ ऑल दिस बैंक्स करंटली। सो कीप दिस इन माइंड। अगेन कॉशियस व्यू है मेरा, बट अगेन यू कैन टेक योर ओन डिसीजन बिफोर बाइंग आरबीएल। देखो यार, कुछ आप समझो कि कुछ कुछ बैंक्स आपके ऑल टाइम हाई के पास बैठे हैं, कुछ बैंक 60-70% नीचे है, कुछ तो रीजन होगा ना क्यों वो नीचे है, क्या रीजन है, ओके। और अगर आप इन लोगों का 3 साल 5 साल का भी अगर रिटर्न देखो, ओके, तो भी ये बड़ी बड़ी बैंक्स ने ज्यादा बेटर रिटर्न दिया है कंपेयर टू ऑल दी स्मॉल बैंक्स ऑल्सो, सो और मिड साइज बैंक। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, करेक्ट। चले अभी हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, एल एंड टी फाइनेंस। एल एंड टी नाम है,
तो सबको बहुत अच्छा लगता है ये स्टॉक। बाय द वे, आगे जाने से पहले कल काफी लोगों ने हमारा सेशन अटेंड किया था। अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो मैंने लिंक दी गई है, जरूर अटेंड कीजिएगा हमारा नेक्स्ट सेशन, जहां हम लोग रिजल्ट रिव्यू में बात करेंगे और आपको कैसे आगे जाके स्टॉक बाय करना है वो सब उसमें पता चलेगा, प्लस म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स। और हमने कुछ जो पहले रिकमेंडेशन दिए थे हमारे मेंबर्स को, वो आप अप्लाई कर सकते हो ये मार्केट में। आई थिंक सम ऑफ द रिकमेंडेशन जो रिसेंटली वो बहुत अच्छे चले। चले अभी हम लोग बात करते हैं एल एन टी फाइनेंस। यस, लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दी है। एल एन टी फाइनेंस की बात करें तो मिला जुला क्वार्टर रहा ओवरऑल, और आज लेकिन डाउन है 4%। और एल एन टी फाइनेंस भी एक ऐसा स्टॉक है ना जो हमेशा, यानी कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ नेम ऑफ एल एन टी एवरीवन थिंक इट विल गिव अ ग्रेट रिटर्न, और 3 साल से दिया है 20-25% रिटर्न दिया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन काफी उससे के साथ है। इस बार भी पॉजिटिव रिटर्न है, 5% इस साल में भी वो अप है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ROA 2.37 है, तो अच्छा खासा ROA। अगर हम लोग रिजल्ट की भी बात करें तो रिजल्ट का अगर देखें तो पैट 1% से ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 14% से 15% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। सो ठीक ठाक है। इनका मेन रिटेल लोन में बेसिकली 97% रिटेल लोन है, तो वहां इनको फायदा हो रहा है। यहाँ क्या होता है कि नेट एनपी इसके वजह से कम रहता है, तो ओवरऑल 0.97 ही है, तो वो बेटर है। AUM 19% से गिरा है, और इस बार का जो उनका पैट है हाईएस्ट एवर 636 करोड़ है, विच इज क्वाइट गुड। ईयर ऑन ईयर 15%, 14% से बढ़ा, सो दैट इज गुड। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम कुछ ही है कि रूरल डिसबर्समेंट काफी हो रहा है 11% से, वहां थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन नो 8.15 है कंपेयर टू 9.14, तो थोड़ा वो लोअर यील्डिंग लोन्स दे रहे हैं। और रेशियोज ROE मॉडेस्ट है 10%, जबकि बाकी सब बैंक्स के काफी, बाकी सब NBFC के काफी अच्छे होते हैं। सो ROE थोड़ा कम है कंपेयर टू, अगर आप बाकी बजाज फाइनेंस उन सब की बात करो तो वो 22 के ऊपर है। इवन ROE 2.37 है, तो वो ठीक है, जबकि बजाज फाइनेंस उनका 4.4 है एंड ऑल दैट। पर थोड़ा रेशियो उसमें थोड़ा कम है, अदरवाइज तो इतना भी खराब नहीं है। और अगर हम लोग और आगे बात करें तो ओवरऑल की मैनेजमेंट जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ से कि उनका जो एरिया है, एरिया ऑफ फोकस है, वो रिटेल लोन है। तो यहाँ से वो उस पर ही ज्यादा फोकस करने वाले हैं, और कंसिस्टेंट 15 से 20% की रिटेल लोन ग्रोथ वो लोग प्लान कर रहे हैं। एंड ROE दोनों दोनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सो दिस इज व्हाट की मैनेजमेंट थिंक, इस कंपनी इज अ लिटिल बिट कंसिस्टेंट परफॉर्मर। और ये जब NBFC का अभी थोड़ा माहौल है, उनको क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट कट होता है तो उनको ये सब लोन होते हैं ना वो सस्ते में मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये लोग लोन खुद डिपॉजिट नहीं लेते। देखो L&T फाइनेंस कभी डिपॉजिट नहीं लेगा, वो कहीं या तो HDFC बैंक से लेगा, ICICI बैंक से लेगा। तो अगर ओवरऑल अगर रेपो रेट कम होता है तो बैंक अपने इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, तो ये लोग जिनसे लोन लेते हैं वहां भी कम होता है। इनको डायरेक्ट फायदा होता है ना, इनको SLR और वो सब CRR सब मेंटेन करने की जरूरत है। तो काफी सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती है NBFC के लिए जब वो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट में काम करते हैं। तो सो आई थिंक यहाँ इनको फायदा हो सकता है। ओवरऑल ये ठीक ठाक स्टॉक है, भी वैल्यू है, आगे जाके री रेटिंग हो सकती है अगर 15 के ऊपर ROE जाता है एंड ऑल दैट। बट हाँ, आई थिंक यहाँ एक चीज ही है कि अगर ये कंसिस्टेंट परफॉर्म करे तो ये जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, आई थिंक डिसेंट गुड रिटर्न यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट यस, यू कैन वेट फॉर द फॉल एंड देन ऑल्सो बाय, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। होप तीनों स्टॉक में क्लैरिटी मिल गई होगी, क्या करना है क्या नहीं करना। मैं और भी स्टॉक्स लाऊंगा जो आप रिव्यू के लिए, आपके रिव्यू के लिए। बाय द वे, आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन है वो भी मैंने आंसर दिए, तो जरूर डालेगा। चले तक यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सी यू देन, बाय बाय।